कल हमने क्या पढ़ लिया था? इफ़ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी स्टडी यस्टरडे? क्या हो गया पूरा? तो स्नेल्स लॉ से शुरुआत करूंगा मैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना यहाँ पर। द प्रोडक्ट ऑफ, कल भी मैंने लिखवाई थी बात ये, द प्रोडक्ट ऑफ the sine of the angle of incidence, sine of the angle of incidence with the refractive index of the medium will remain a constant, will remain a constant. How does it work? देखो पहले यहाँ पर एक बाउंड्री हम बनाएंगे सेपरेटिंग द टू मीडिया। ठीक, ये यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर क्या है, एयर, और इसके नीचे क्या है, ग्लास। लाइट की रे आएगी, लाइट की रे आती है तो हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, फिर ये बेंड करती है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर बेंडिंग तो ऐसे भी हो सकती है। हम मैं ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ, कुछ तो रीज़न होगा ना कि बेंडिंग, हाँ वो टूवर्ड्स ऐसा भी क्यों होता है, वो भी हम सीखेंगे कि वाई एम आई ऑलवेज मेकिंग सच अ काइंड ऑफ अ डायग्राम, सच अ काइंड ऑफ अ रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखा है ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा, ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मत कर देना इसको। तो अब यहाँ पे मान लिया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एटा 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एटा 2 है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एटा 1 मतलब विद द रिफ्रैक्ट, जिस मीडियम से वो लाइट की रे आई है, यदि एयर से आई है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम उस एंगल का, सुनना ध्यान से बेटा, कल भी ये लिखवाया था, आज भी ये लिखवा रहा हूँ मैं, जिस मीडियम से भी लाइट की रे आई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट किसके साथ, उस एंगल का, अब एंगल क्या है यहाँ पर, एंगल एस आई, उस एंगल के साइन रेशियो के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, कुछ भी वैल्यू वो हो सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये साइन आई क्या लिखा है, क्या है ये, एटा 1 तो समझ में आता है हमें कि भाई ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का फ्रॉम वेयर द लाइट रे इज ट्रैवलिंग। तो अब इसको समझते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो मैं समझाता हूँ। दिस साइन आई हैज़ कम फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच वी कॉल बाय द नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अ ब्रांच इन मैथ्स। जैसे ज्योमेट्री होती है, आप वहाँ पे क्या करते हो, यू कैलकुलेट एरिया, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना, देयर एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड लाइक हाउ मच एरिया टू बी पेंटेड एट व्हाट कॉस्ट। तो ऐसा तुम वो ज्योमेट्री में पढ़ते हो। ज्योमेट्री में तुमने 9th में ट्राइंगल्स पढ़े हैं, तुमने सर्कल्स पढ़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक, तो वैसे ही एक ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डील करती है ट्राइंगल्स और उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप्स देती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, विद द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड वेरियस एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये हम जब इस ब्रांच को पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा मैथ्स में आएगा, तो तुम देखोगे इसकी एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी होती है। जैसे तुम्हारे भी सिलेबस में एक एप्लीकेशन दे रखी है कि भाई अगर मालूम है तुम्हें रिवर की विड्थ कितनी है, इफ़ यू नो द रिवर इज़, कोई नदी है, उसकी नदी की जो लेंथ है वो इतनी है। ठीक, तुम्हें पता है यदि कि तुम इस यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है एक दूसरे बैंक पर, रिवर के पेड़ है यहाँ पर, तो तुम पता है तुम्हें किस एंगल पे तुम पेड़ के टॉप को देख रहे हो, यू नो व्हाट एट व्हाट एंगल यू आर वाचिंग द टॉप ऑफ द ट्री, देन यू कैन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारी हेल्प करने, फाइंड करने में मदद करती हैं। जैसे तुम्हें रिवर की विड्थ पता है, 10 मीटर चौड़ी रिवर है, किस एंगल पे तुम ट्री के टॉप को देख रहे हो, 30 डिग्री पे देख रहे हो,
तुम्हारी आंखें इंक्लाइंड हैं 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक, तो तुम पता कर सकते हो कि पेड़ की हाइट कितनी है। तो ये कुछ एप्लीकेशन मैंने बताई ट्रिग्नोमेट्री की जो तुम्हारे सिलेबस में आएगी, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री की तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द साइंस ऑफ ट्राइंगल्स, इट डील्स विद द रेशियोज ऑफ द डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं भैया लाना, वी फाइंड द रेशियोज ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। रेशियो की बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की में बात किसकी होती है, रेशियो की। तो यहाँ पे रेशियो के मदद से टू साइड्स आर टाइड टू वन एंगल। एक एंगल के साथ हमेशा दो साइड्स का रिलेशन रहता है। देखो ना, एक एंगल के साथ हमेशा दो साइड्स जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे तीन रेशियो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। एक तो होता है साइन रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में, एक होता है कोसाइन रेशियो और एक होता है टेंजेंट रेशियो। शॉर्ट में साइन को SIN लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, लेकिन सिन नहीं बोलेंगे इसको, है ना। वी वोंट कॉल इट सिन, वी विल स्टिल कॉल इट साइन, ठीक। कोसाइन पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, क्या लिखते हैं, कॉस। सर्कल की टेंजेंट होती है जो सर्कल को टच करके जाती है, तो उसी टेंजेंट से ये नाम पड़ा टेंजेंट। टेंजेंट में से भी कौन सा रेशियो काम में लेंगे हम आगे 2 महीने बाद, टैन लेंगे, या 1 महीने बाद जब भी मैथ्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक। ये चैप्टर जब भी आएगा तुम्हारा। तो अब यहाँ पे हमें कॉस से कोई काम नहीं है, टेंजेंट से कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर थे स्नेल इनका नाम वैसे था नहीं, इनका नाम था विलब्रॉड स्नेलियस नाम था इनका। ही वॉज अ डच मैथमेटिशियन। डच मतलब ऐसे, डच एक कल्चर होता है उन लोगों का जो कि कहाँ से आते हैं, नीदरलैंड से आते हैं। आई बात समझ में? डच उन लोगों को बोलते हैं विच आर रेसिडेंट ऑफ नीदरलैंड्स। तो 1621, आज से करीब 404 साल पहले ये लॉ उन्होंने खोज लिया था ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, लेकिन वो इसे पब्लिश नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, वो इसको पब्लिश नहीं कर पाए थे। बाद में कोई फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट्स, जिनको मैंने तुम्हें 9th में पढ़ाया था, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, XY प्लेन पढ़ते हैं पूरा, तो इनके फादर कहे जाते हैं रेने डेकार्ट्स। तो रेने डेकार्ट्स ने कुछ ऐसा ही रिजल्ट पब्लिश किया था, हालांकि तो सारा क्रेडिट किसको चला गया था, स्नेल्स को उस टाइम पर, ठीक। और भी इनके कॉम्बिनेशन से इस लॉ को जाना गया, तो स्नेलियस और रेने डेकार्ट्स, लेकिन नाम फिर भी किसका रहता है, स्नेल का ही रहता है, क्योंकि भाई इग्निशन तो इन्होंने दिया था इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ का। जो कहते हैं ना कि सार तो उन्होंने ही अवेलेबल करवाया था, बाकी इन्होंने फॉर्मेट करके या इम्प्रूव करके कुछ आगे पब्लिश कर दिया होगा। तो तुम्हें तो इतना ध्यान रखना है कि स्नेलियस के नाम से इसका नाम पड़ा था, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो साइन रेशियो कैसे काम करता है पहले तो इसको देखो। साइन, और यहाँ पे होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तुम्हारे सिलेबस में कोई भी एरा गैरा ट्राइंगल नहीं है, कोई भी स्केलिन या कुछ नहीं है। हमारे सिलेबस में जो 10th क्लास का है वो कौन से ट्राइंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को होता हुआ देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में। ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे पूरे ट्राइंगल्स में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैरायटी, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कहाँ पे हो रहा है भी, हमारे सिलेबस में राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। तो साइन रेशियो क्या करता है, मैंने तुमसे बोला था एक एंगल की बात होगी यहाँ पे, तो लेट अस से दिस इज द एंगल। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ क्या, थीटा। क्या बोल देता हूँ इस एंगल को, थीटा बोल देता हूँ। कल मैंने बताया था, आई बिलीव आई टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द ग्रीक लेटर्स टू यू। तो थीटा क्या है, यहाँ पे एक एंगल है, ठीक। तो थीटा इज एन एंगल। अभी साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं इसको, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, साइन थीटा। लेकिन ई मैंने बोला हम लिखते नहीं है, वी डोंट राइट ई, वी स्किप राइटिंग ई, थोड़ा टाइम बचाते हैं हम। बच्चे मजाक में सिन थीटा कहते हैं, तो सिन नहीं होता है वो, इट इज़ ओनली साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है पर दो साइड्स के बीच का रेशियो
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होगी तो साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सुन लो, बस मैं बता रहा हूँ एक चीज़। तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रही है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? ये होती है तुम्हारी हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें ध्यान रखना है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत कि ये साइन होता क्या है, साइन आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो है। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। किस चीज़ का रेशियो? दो साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो है ना। और दो क्वांटिटीज क्या होंगी यहाँ पर? दो साइड्स होंगी। भाई वो दो क्वांटिटीज क्या होंगी यहाँ पर अलायना? दे विल बी टू साइड्स। एंड विच आर द टू साइड्स फॉर साइन रेशियो? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब थोड़ा सा एक मैं ग्लिम्स दे देता हूँ भाई कॉस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या h बड़ा लिख दिया मैंने, p बड़ा लिख दिया, b बड़ा लिख दिया। अब फाइनली जो टेंजेंट होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुमने देखा तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन्हीं दो साइड्स के रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली अबाउट दीज थ्री रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। जैसे साइन का रेसिप्रोकल तुम पढ़ोगे, होता है तुम्हारा कोसेक होता है, कोसेकेंट होता है, कॉस का सेकेंट होता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। वो आगे आएगा, ये तुम्हें इतना नहीं पढ़ना है, वो तो सब आगे बिल्डअप होता चला जाएगा, है ना। इट विल गेट रेडी आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आएगा तुम्हारे टर्म 1 में। एक्सपेक्टेडली इट विल कम इन टर्म 1 मैथ्स। लेकिन स्नेल्स लॉ ने तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो काम में लिया था? साइन रेशियो काम में लिया था। बात आई समझ में? तो अब देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो अभी हमें डील नहीं करना है, हमें तो सिर्फ साइन को देखना है। यहाँ पर ही है क्या यहाँ पे? तो मैंने क्या लिखा ऊपर देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग with the sine of the angle of incidence is always equal to constant. This is Snell's law. अच्छा सुनो, एक और चीज़ है। मान लो ये ग्लास का स्लैब यहाँ पूरा होता है, सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी मुझे देवेश? क्या बनेगी इधर? देखो बेटा, समझो चीज़ों को, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल, आगे अगर फ्यूचर बनाना है इसी में तुम्हें। फिर ये मैं इसको ऐसे बाहर निकालूंगा। मैं ऐसे क्यों बाहर निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं बाहर निकाल रहा हूँ? इसके पीछे कुछ कारण है, कारण तुम्हें मैं समझाऊंगा बाद में, जब पहले स्नेल्स लॉ को तुम देख लो, ठीक है। तो ये एंगल आर है, तो मैंने कल ही बताया था, यहाँ पे कल ही बताया था, स्पीक भाई सिद्धांत, ये कितना होगा? ये भी आर होगा। क्यों होगा आर? कोई मुझे बता सकता है क्या कारण था इसके पीछे? वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, याद रहना भी चाहिए। और फाइनली ये एंगल ऑफ क्या होता है? इमरजेंस कहलाता है, ठीक। और फिर हमने कल ये भी पढ़ा था कि अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, सॉरी, अगर ये डेविएट नहीं होती, अपने रास्ते से भटकती नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से जाती। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इमर्जेंट रे, है ना, इमर्जेंट रे और एक्सपेक्टेड पाथ के बीच में, इसीलिए अलायना ये वाला गलत था यहाँ पर, है ना, ये चीज़ गलत थी बेटा यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, सॉरी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसे ही तो हम क्या बोलते हैं भाई? लेटरल, साइड वाइज, साइड टू साइड। लेटरल मतलब साइड टू साइड, इस साइड से उस साइड, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट तुम जानते हो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है मोशन चैप्टर में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सा वाला? साइड वाइज, लेटरली वाला, डायगोनल बना देंगे परपेंडिकुलर करके। अब देखो, तो ये भी तो एक, यहाँ पे ध्यान से गौर करना, ये लाइट की रे आ रही है, दिख रहा है तुम्हें आ रही है? कैन यू सी दिस लाइट की रे? दिख रहा है ना ये?
कई सारी एरोज से बना रहा हूँ मैं. व्हाट अ काइंड ऑफ अ रेट इज, विच रेट इज, कल ही तो मैंने बताई थी, कल ही तो मैंने बताया था, रिफ्रैक्टेड रे. तो यहाँ पे भी तो स्नेल्स लॉ अप्लाई हो सकता है ना इस रीजन में. मतलब देखो ध्यान से, क्या मैं इस रीजन में भी तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ. जब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ. अब ये रिफ्रैक्टेड रे, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे टकरा रही है, जाके इस पॉइंट पे आ रही है. by the time it is traveling in the glass, what is the refractive index of the glass? eta 2. तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, try to understand this. यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा ग्लास के लिए, ये तो मैंने किसके लिए लिखा, एयर के लिए. अब हम कौन से मीडियम में एंटर कर गए, ग्लास में. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब तुम सोचो, हाँ भाई सुनना, अभी तुम गलत कह रहे हो. देखो ध्यान से देखो इन चीज़ों को, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे मुझे बताओ, मैं कई सारी एरोज मैंने बना दी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ धीरे धीरे करके. हाँ यहाँ पे सोचो, ये रे इस तरीके से आ रही है, ये आ रही है, इस पॉइंट पे टकराएगी, तो उस पॉइंट पे एंगल कौन सा बनाएगी, यही तो बनाएगी ना, यही तो एंगल बना रही है भाई. एंगल तो नॉर्मल से यही बना रही है. शुरुआत में बिगनिंग से ट्रैवल करती है रे, तब तो हम इस एंगल को क्या बोल देते हैं, आई. लेकिन यहाँ पर भी तो वही सीन रिपीट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्शन वाला. गुड. तो यहाँ पे तुम क्या लिखना पसंद करोगी, आर. लॉ इज द सेम, ध्यान से सुनना, लॉ वही है. और फिर जो उन्होंने, स्नेलियस ने जो फाइंडिंग निकाली, तो वो अचंभित थे, उनको अचंभा हुआ, वो सरप्राइज्ड थे. उनकी वैल्यू वही आ रही थी जो पहले केस में आ रही थी. इस एटा 1 और आई को लेकर जो उनका के आया था, जो भी के आया था, कोई भी वैल्यू आई थी उसको के बोल दिया गया था, वही वैल्यू एटा 2 और आर को लेके जब उन्होंने लिया तो आई. तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एटा 1 इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एटा 2 इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या कर, मैं सोचा भूकंप तो नहीं आ रहा है यहाँ पर. बैठे बैठे गिर रहे हो तुम. नींद में तो नहीं हो, सुबह थे. अच्छा देखो यहाँ पे ये बात समझ में आई मैंने, वाई देवेश, वाई हैव आई इक्वेटेड दीज टू टर्म्स. इसको क्यों इक्वेट किया, मैंने अभी बताया था ना, के आया था, दोनों ही तो क्या आए हैं, सेम कांस्टेंट है, दोनों ही क्या है, सेम. अब इसका रोल तो यहाँ ख़त्म हो गया, इसको मैं बार बार डील नहीं करूँगा. यहाँ पर यहाँ पे किसका रोल होगा, देखो एटा 1 के नीचे मैं क्या लिखना पसंद कर रहा हूँ, एटा 2. इसको मैं इसके नीचे ले आया और साइन आई को मैं इसके नीचे भेज दूंगा, तो साइन आर अपॉन साइन आई. अब दोनों को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड को ऊपर कर देंगे. तो आई नीचे था तो साइन ऑफ आई ऊपर आ जाएगा, आर ऊपर था तो साइन ऑफ आर नीचे आ जाएगा, एटा 2 ऊपर रह जाएगा, एटा 1 नीचे आएगा. ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्नेल्स लॉ. अब इससे मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ जो मैंने रेस के बारे में बात की थी. साइन इज जस्ट अ रेशियो, नाम है ये, इट्स अ नेम. और ये नेम लिखा जाता है हमेशा एंगल के साथ. हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा, ये बिना एंगल के तुम यदि लिखते हो ना, बिना एंगल के यदि तुम लिखते हो तो ये गलत है. साइन इज इनकम्प्लीट, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स एंगल. विदाउट एन एंगल देयर इज नो मीनिंग टू इट. साइन कौन सा एंगल का, बात यही होती है, साइन कौन सा एंगल का, थीटा क्या है, कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हो. क्यों एंगल क्यों लेते हैं, क्योंकि एंगल हमेशा दो साइड्स के तो बीच में होता है. एंगल हमेशा दो साइड्स के बीच में ही होता है. लेकिन फिर डिपेंड करेगा ना कि तुम कौन सा रेशियो ले रहे हो.
हर रेशियो दो अलग अलग साइड्स के साथ डील करता है हर बार। तुमने देखा साइन जो है वो किसके साथ डील करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ। कॉस किसके साथ डील करता है? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट ऑफ थीटा किसके साथ डील करता है? परपेंडिकुलर अपॉन। बच्चे देखो इसको बहुत गलत तरीके से याद करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं फटाफट, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे बोलकर हर हर बोले ऐसे बोल देते हैं। वो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। ऐसा तो ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हो गई, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। दिस इज जस्ट मेयर यू कैन से रिटार्डनेस ऑफ द माइंड। ऐसे याद करना ही नहीं है। याद कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं तुम्हें बताऊंगा हमेशा। ऐसे कभी इसको रट्टा नहीं मारा जाता कभी भी इसमें कि पीबीपी अपॉन एचएचबी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस यू कैन रिमेंबर दिस मेथड, लेकिन ये मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूअस एंगल के साथ चेंज हो, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस एंगल के साथ चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि थीटा होता है ये, तो देवेश दिस अपोजिट साइड वुड बी परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा हो गया तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। ये अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में जाना ही नहीं है। अभी तुम्हारा काम क्या है भाई अलाइना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट साइन रेशियो समझना है। साइन होता है क्या है यहाँ पर, कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन है क्या? तो साइन इज जस्ट द रेशियो of two sides in a right angle triangle, and which are the two sides? Perpendicular and hypotenuse। इतना समझना है बस। अभी ये सब हम देखेंगे, आप भी कोई मतलब नहीं है, जब हम मैथ्स में आ जाएंगे तो सब देखेंगे। अब देखो when पहला केस हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बाउंड्री होती है, लाइट की रे ऐसे आती है, तो वो रिफ्रैक्ट होकर मैं ऐसे ही क्यों बनाता हूँ उसको, इसका पीछे कारण है। ये एयर होता है और ये क्या होता है? ग्लास। तो हमेशा में तुमने देखा होगा अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और यदि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा छोटा नज़र आ रहा है। तुम्हें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल, ये तो ब्रॉड है ना, यू कैन सी दिस इज ब्रॉड, दिस इज नैरो। ये नैरो हो गया, ये कम हो गया एंगल। ये प्रोटेक्टर लेके मेजर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, एंगल आई विल बी मच मच मोर देन। क्यों होता है ऐसा अभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ऐसे ही हम क्यों बनाते हैं इसको। तो when the ray of light enters denser medium from a rarer medium। अब ये तो तुम्हें पता है ना भाई, कल मैंने बताया था, आई टोल्ड यू चिल्ड्रन व्हाट डू यू मीन बाय अ डेंसर मीडियम? एंटर्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना। यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम कौन से वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयरर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मतलब हल्के ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से, हल्का तो नहीं बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ रहे हो। और कल ही हमने सीखा है, यहाँ पे कल ही एक चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई थी, याद करो इफ़ यू रिमेंबर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बताएगा कितना होता है? फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी 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 क्लोज टू 1 होता है, 1.003। ग्लास का ज़्यादा हैवियर, सॉरी नॉट हैवियर, ऑप्टिकली मोर डेंसर देन वाटर। 1.34 तो वाटर का था। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, तो हम स्नेल्स लॉ से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं भाई? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एटा 2 अपॉन एटा 1। अच्छा,
टू सेकेंड मीडियम कौन सा है यहाँ पे? सेकेंड मीडियम है जहाँ पे लाइट की रे पहुँच रही है। तो कहाँ पहुँच रही है? ग्लास में पहुँच रही है। फर्स्ट मीडियम वो मीडियम है जहाँ से लाइट की रे ट्रैवल करके आ रही है। तो कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है। अब कोई मुझे बताना यहाँ पर, देवेश ऊपर देखो बेटा सही केयरफुली बताओ, स्पीक देवेश, among these two values या between these two values eta 1 sorry refractive index of glass and refractive index of air, that is न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से बड़ा कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं बोलेंगे, यू स्टडी इन अ गुड स्कूल तो क्या बोलेंगे? हाँ है ना, ये बड़ा है। तो एज वी नो दैट एटा जी इज हाइयर देन एटा 1, देयरफॉर एन जी या एटा जी अपॉन एटा एयर 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताओ पहले। कोई भी फ्रैक्शन तुम लेते हो मैथ्स में, 4/3 लिया, 5/2 लिया, 6/5 लिया, यानी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो क्या वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं आता है क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हो ये। तो तुमने क्या सीखा यहाँ पर? यू लर्न हेयर दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यू लर्न हेयर दैट साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो तुमने किससे बड़ा पाया? यानी ये वाला फ्रैक्शन 1 से बड़ा पाया। जब लाइट डेंसर से रेयरर से कौन से मीडियम में प्रवेश करती है? डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई, इसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, तो साइन आई किससे बड़ा आया? साइन आर से बड़ा आया। बड़ा आया कि नहीं आया? ये बोलो ज़रा। तो यहाँ पे अगर सुनना, किसी एंगल का साइन दूसरा एंगल के साइन से बड़ा है, तो वो एंगल उस दूसरे एंगल से भी क्या होगा? बड़ा होगा। ये अभी तो बस इस चीज़ को ऐसे तुम माइंड में बैठा लो कि साइन ऑफ सर्टेन एंगल इज मोर देन द एंगल इज ऑल्सो मोर। कैसे? मैं देखो शॉर्ट में तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी, कहते हैं ना, इंट्यूटिव है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। देखो रियल है ना, समझ में नहीं आ रहा है? क्यों सर दुख रहा है? सर तो नहीं दुखना चाहिए बेटा, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत। ये मान लो ये एंगल क्या है? θ1। क्या है भाई? θ1 है। सुनना ध्यान से। एक और ट्राइंगल में बनाता हूँ, एक और मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये इसका एंगल में लिखता हूँ θ2। ठीक है, θ2 बनाया मैंने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन θ1, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन θ2। बात आई समझ में? यहाँ पे मैंने क्या लिखा? साइन θ2, θ1 लिखा। अब मैं ये कहता हूँ कि साइन θ1 जो है वो साइन θ2 से क्या है? क्या है? ये बड़ा दिख रहा है। ये सिंबल क्या बनाया मैंने? लेस देन बनाया। सिंबल क्या बनाया मैंने? लेस देन बनाया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि θ2 जो बड़ा एंगल है, जिसका साइन भी बड़ा है, उस एंगल का साइन रेशियो भी बड़ा होगा। तो θ2 जो है वो बड़ा है। तुम देख सकते हो फिगर में, θ2 बड़ा है एज कंपेयर टू θ1। और एक फिगर देखो, एक ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं और एक ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं। ये θ2 लिया और ये मैंने θ1 लिया। अब मुझे बताओ भाई सिद्धांत, बिटवीन θ1 एंड θ2 विच वन इज ग्रेटर? अरे देख के बता दे बेटा, θ1 और θ2 में से बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? दो एंगल, θ2 बड़ा है।
थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा 2 भी बड़ा होगा किससे, साइन थीटा 1 से बड़ा होगा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? हाँ आई। अब देखो एक और मैं तुम्हें चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, बाय विच इट विल बी और क्लियर टू यू। एक ट्रिग्नोमेट्री का सिमुलेशन है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, वरना कुछ भी नहीं तुम्हारे पल्ले बैठेगा। देखो ध्यान से। एक ट्रिग्नोमेट्री की इसमें साइकिल है, ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक टूर। ये तो खैर बहुत हायर लेवल पे है, बस मैं तुम्हें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये कैसे काम करता है। तो अभी हम साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेव्स होती हैं, साइनस होता है ना, हमारे नाक में साइनस होता है, तो साइनस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नाक में इसी तरीके के होते हैं, जहाँ से हमारे नॉस्ट्रल्स में हवा जाती है, तो साइनस नाम इसलिए पड़ा, या साइनस के नाम से इस वेव, इस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम साइन पड़ा, ठीक है। तो देखो ये एक, सुनना ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें? कैन यू सी दिस ट्राइंगल? ग्रीन एरो से यहाँ पे कुछ साइन होगा, कुछ कोई ना कोई एंगल तो होगा। एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? व्हाट एंगल यू कैन सी? क्या दिख रहा है? 23। तो 23 पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.391 आ रही है। कितनी आ रही है? 0.391। अच्छा, ये अलाइना क्या किया? साइन थीटा, थीटा कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है थीटा, ये जो उसमें मैं लेबल कर देता हूँ थीटा, ये वाला एंगल है, स्पेशल एंगल भूल जाओ, ये है थीटा, ठीक। तो साइन थीटा कितना है? 30 डिग्रीज हो गया। तो 30 डिग्रीज पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.5। अब y/1, y क्या है यहाँ पे? अगर ये थीटा है तो मैंने तुमसे बोला था इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और नीचे होता है क्या यहाँ पे लाइना? नीचे क्या होता है? नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस साइन, है ना। तो 30 पे देखो 0.5, ज़रा मैं इसको 60 करता हूँ, एंगल बढ़ाता हूँ। सुनना, देखना तुम साइन की वैल्यू पे नोटिस करो, एंगल बढ़ा रहा हूँ मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द एंगल एंड फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज 0.5 से देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 60 पे मैं ले आऊँगा, या मैं देखो 60 पे ले आया तो कितना हो गया? 0.866 बढ़ गया। क्या सीखा तुमने? जिस एंगल का साइन ज़्यादा होता है तो वो एंगल भी क्या होता है? वो बड़ा होता है। 0.866 ज़्यादा था ना 0.391 से, तो 60 डिग्री बड़ा भी तो है किससे? 23 डिग्री से। लास्ट जो हमने वैल्यू को माइंड में रखा था वो कौन सी वैल्यू थी? 23 डिग्रीज थी। ये तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बताया है। अब देखो एक यहाँ पे मैं तुम्हें अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ, होगा क्या? ये जो बाउंड्री, मतलब ये जो डॉट है, सर्कल है छोटा सा, जिसको मैं होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये ड्रैग करते 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 ये परपेंडिकुलर पूरा वाई एक्सिस पर ही आकर मिल गया, जाकर परपेंडिकुलर खत्म हो गया यहाँ पर, मतलब सॉरी बेस खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ? देखो बेस, यहाँ तक तो बेस था, अब ये बेस यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। और तुमने देखा होगा ये जो ब्लैक लाइन है हाइपोटेन्यूज और ये जो ग्रीन लाइन है, ये इनकी लेंथ क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई, है ना। ग्रीन लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइडेड विद द ब्लैक हाइपोटेन्यूज। सी हाउ, देखो ये ग्रीन लाइन एग्जैक्टली ब्लैक हाइपोटेन्यूज से धीरे 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 करके ये क्या हो गई? मर्ज हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? एट 90 डिग्रीज, एट 90 डिग्रीज, देखो एट 90 डिग्रीज, हाँ एट 90 डिग्रीज योर हाइपोटेन्यूज विच वॉज y, सॉरी हाइपोटेन्यूज वॉज 1, परपेंडिकुलर वॉज, परपेंडिकुलर क्या था भैया लाना? y था। तो उस मोमेंट पर 90 डिग्री पर तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के साथ क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है, बराबर हो जाता है। और दो बराबर साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है? क्या होता है? 1। फिर
बेस बढ़ना चालू होगा। तो ये पूरी साइन वेव बनती है। इसका ग्राफ हम 11th क्लास में सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये ग्राफ आया कहाँ से? तो ऐसे कॉस भी होता है और ऐसे टेंजेंट भी होता है। टेंजेंट का तो ग्राफ टूटता है, टूट के बनता है। ये ब्रेक आता है, यहाँ पे एसिम्पटोट आती है ना। तो ये ब्रेक, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। मैंने तुम्हें समझाया भी साइन रेशियो है क्या यहाँ पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइन रेशियो? इट्स अ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। रेडियंस भी एक मेजर, एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे डिग्रीज होती है तो वैसे क्या होती है, रेडियंस भी होती है, ठीक। तो इतना समझो। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का तो ये है। तो यहाँ पे देखो जल्दी से बेटा, फिर तुम्हें कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या ये लिखना बिल्कुल सही होगा क्या कि आई इज ग्रेटर देन आर? अरे ये नीचे पी लेना, जाके नीचे जाओगे ना अभी तो मैम से ले लेना, ठीक है। अच्छा, विल इट बी ओके टू राइट, सुनना ध्यान से, क्या बिल्कुल सही है ये लिखना आई बड़ा है आर से, जब हम देख चुके हैं कि उसका साइन उस दूसरे साइन से बड़ा था। जब साइन आई साइन आर से बड़ा था तो क्या मैं आई को आर से बड़ा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं क्या? अभी मैंने तुम्हें दिखाया क्यों लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गई बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। अबव यू हैव एयर, बिलो यू हैव ग्लास। तो यहाँ पे लाइट की रे आएगी। इफ दिस आई कीप एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मुझे रिफ्रैक्शन का एंगल यहाँ पे बताओ सिद्धांत, छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है? छोटा बनाना है, क्योंकि जो मुंह खुला हुआ है वो आई की तरफ खुला हुआ है। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। तो अगर मैंने ऐसे बना दिया तो आर तो बड़ा दिखेगा आई से। वेरी गुड। इसी वजह से मुझे इस तरीके से, है ना, बिल्कुल माइंड अप्लाई करके मुझे ऐसा बनाना पड़ता है। इस वजह से हुआ, इस वजह से बनाया। तो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और सीखा। कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि भाई व्हेन द रे ऑफ द लाइट enters a denser medium from an optically rarer medium, it bends towards the normal. नो बेंड, स्ट्रेट। तो मैंने तुम्हें सिमुलेशन के थ्रू भी दिखाया था, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं। ये होता है ना केस। देखो ये था, देख लो बेटा इधर, ये आई और यही निकल गई, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए, और वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से इक्वल हो गए। हालांकि वर्टिकली अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे नहीं हम, तो यहाँ पे उस 400 साल पुराने लॉ की हेल्प लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे भी मैथ्स का हम पैरेलल लाइंस तो पढ़ नहीं रहे, या फिर जो लाइन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो तो पढ़ नहीं रहे, हम तो रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters an optically denser medium, from a rarer medium, it bends towards normal. I want you all to copy